हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 5 मैथ्स का PT1 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लग सके कि आपका मैथ्स का पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा। आपके पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, सेक्शन बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, सेक्शन सी एबिलिटी टू कंप्यूट एंड सेक्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। और इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर होगा वो आपका होगा 40 मार्क्स का पेपर। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है द सक्सेसर ऑफ 9999। देखिए बच्चों, मैथ्स को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर रट के जाओगे तो फिर एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। एक एक चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए चलना। कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नंबर दे रखा है उसका आपको सक्सेसर बताना है। तो सबसे पहले हमारे हमको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सक्सेसर का मतलब क्या होता है और प्रीडिसेसर का मतलब क्या होता है। तो जो भी नंबर दे रखा होता है उसका जस्ट अगला नंबर तो क्या कहलाता है, सक्सेसर। तो 9999 का सक्सेसर कौन सा होगा, 10,000। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 9999 का प्रीडिसेसर कौन सा होगा, तो उसका जस्ट पिछला नंबर होता है, जैसे कि हमारा 9998। तो ये क्या होगा, इसका प्रीडिसेसर। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 87 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, 88। और मैं आपसे पूछूं कि 87 का प्रीडिसेसर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, 86। आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि सक्सेसर किसे कहते हैं और प्रीडिसेसर किसे कहते हैं। नंबर 2, राइट द न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग। आपके सामने नंबर नेम दे रखा है, आपको उसको नंबर्स में लिखना है। 1,38,422। आपको सबसे पहले क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये आपका लैख। अब क्या करना है, जैसे जैसे इसने हमको बोला है हमको वही करना है। 1 लाख, लाख के नीचे 1 लिख दो। 10,000, 38 हम लिख दिया, ठीक है। 422। अब क्या हुआ हमारा, इसको बोल के देखते हैं। 1,38,422। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका नंबर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मेनी थाउजेंड, मतलब 1 लाख कितने थाउजेंड के बराबर होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे 1 लाख, ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, ठीक है। नीचे हम लिखेंगे 1000। अब 30 से 30 कैंसिल, पीछे के हमारा क्या बचा, 100। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख 100,000 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 99,999। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा 10,000। अगला क्वेश्चन है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन एंगल। क्या पूछा जा रहा है आपसे, उस एंगल का नाम बताइए जो कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप इज कॉल्ड। क्या क्वेश्चन, कि कोई क्लोज शेप है, जैसे कि कोई स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, तो उसकी पूरी जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा पेरीमीटर। सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा जा रहा है शेड द शेप्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन दे रखा है 3/6 एंड 2/5। फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि ऊपर वाला नंबर कहलाता है हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर कहलाता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि पूरे फिगर है उसमें टोटल कितने पार्ट हैं। तो इसके कितने पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं, और 6 पार्ट में से हमको कितने को शेड करना है, वो हमारा न्यूमरेटर में लिखा होता है। तो 3 पार्ट को शेड करना है। 1 पार्ट ये हो जाएगा हमारा, सेकेंड पार्ट हमारा ये हो जाएगा और थर्ड पार्ट हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। अब इस फ्रैक्शन को आप बताइए मुझे, टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 एंड 5 टोटल पार्ट हैं। अब टोटल पार्ट में से कितने को हमको शेड करना है, ऊपर लिखा हुआ है हमारे न्यूमरेटर में, तो इसको हम शेड कर लेते हैं, बस हो गया हमारा। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनमें से आपको शेड करना है, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है और न्यूमरेटर में आपको बताया जाता है कि टोटल में से कितने पार्ट को शेड करना होता है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म इन द गिवन पिक्चर एंड मार्क देम। ये जो पिक्चर दे रखी है आपको बताना है कि इनमें टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं और आपको नीचे मेंशन करना है। तो देखिए 5 साइडेड फिगर को पेंटागन कहा जाता है और इसके एंगल कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 5 एंगल बन रहे हैं। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। टोटल कितने एंगल्स बने इसमें, 4 एंगल्स। अगला सेक्शन हमारा अंडरस्टैंडिंग। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
एंड सर्कल द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। आपको पता ही है अब कि ये जो फ्रैक्शन दे रखा है 7/3, इसमें डिनोमिनेटर कौन सा है, तो ये 3 क्या है इसका डिनोमिनेटर और 7 क्या है न्यूमरेटर। अगला क्वेश्चन है 25 पैसा इज डैश पार्ट ऑफ रुपी। आपसे कहा जा रहा है कि 25 पैसा रुपी का कितना पार्ट होता है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 25 पैसा कितना पार्ट होता है। तो 25 पैसे को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1/4। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 पैसा 1 रुपी का 1/4 पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द सिंबल। आप जानते हैं कि सिंबल किसका है, ये सिंबल है स्मॉलर देन का और ये सिंबल होता है ग्रेटर देन का। ठीक है, तो ये जो नंबर दे रखे हैं आपको इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा 43, फिर हमको सिंबल लगाया हमने, उसके बाद में 413, उसके बाद में सिंबल, फिर 986, उसके बाद में सिंबल, देन 8490, देन अगेन सिंबल और फिर उसके बाद में आएगा हमारा 38,490। तो इस तरीके से हमने इसको किस में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में। अगला क्वेश्चन है इफ़ 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 देन 2/3 ऑफ डजन इज डैश। तो देखिए आपका कहा जा रहा है कि किसी भी क्वांटिटी की अगर एक डजन में 12 क्वांटिटी है तो 2/3 ऑफ डजन कितना होगा। तो आपको डजन का 2/3 निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, देखिए बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हम फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डिवीजन के साइन की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और हमको किससे डिवाइड करना है 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 डजन कितना था 12 था। क्लियर। अब यहाँ पर 12 के नीचे कुछ है नहीं तो हम 1 मान लेते हैं क्योंकि हमको फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब इसमें क्या होता है कि जब हमको फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है तो ये वाला पार्ट इसको डिवाइड करेगा, तो क्या होगा 3 4 ज़ा 12। अब ये इसको हम इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब ये हुआ कि डजन का 2/3 कितना होता है, इसका आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। बिटवीन 90 to 180 डिग्री, अगर एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच का है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अगर 90 डिग्री का है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा राइट एंगल। अगर 180 डिग्री है तो उसको कहा जाएगा स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमारा कैसा होता है पूरा 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा 180 डिग्री का, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। अगला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। अब आपको लेंथ कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर और ब्रेड कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। देखिए हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी क्या हमारी 9 सेंटीमीटर और ये क्या हमारा 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको उसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमको यहाँ पे क्या लिखना है फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी थी 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी थी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो 9 4 ज़ा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, ये हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल चुका है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों हमने भी डिस्कस किया था कि किसी भी क्लोज शेप का जो पूरी टोटल बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पेरीमीटर। तो हमको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं पेरीमीटर ना लिख के केवल पी लिखूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला है 2l + b। l का मतलब होता है लेंथ और b का मतलब होता है ब्रेड्थ। देखिए बच्चों हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 × l कितना था हमारा 9, b कितना था हमारा 4। सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 9 + 4 कितना होगा 13 होगा। 2 × 13 कितना है हमारा 26 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एरिया तो कितना था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमारा पेरीमीटर कितना है 26 सेंटीमीटर। अब हमारा स्टैम्प से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डू स्टैम्प ए एंड स्टैम्प बी कवर। और अगला क्वेश्चन है विच टू स्टैम्प हैव द सेम एरिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए की बात करते हैं कि स्टैम्प ए और स्टैम्प बी में कितने स्क्वायर्स हैं। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं इनका एक एक स्क्वायर काउंट करूं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने स्क्वायर्स है टोटल 18 स्क्वायर्स है। या फिर मैं स्मार्ट तरीके से काम करूं। देखिए
मुझको पता है कि ये रेक्टेंगल है और ये इसकी क्या है, लेंथ है। कितनी है, कितने सेंटीमीटर है, हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ कितनी है, 1 2 3 इसकी ब्रेथ है। तो हमने क्या किया, 6 3 ज़ा 18, आंसर सेम आ रहा है ना, 18 और 18, लेकिन जल्दी किस में आया, इस वाले में आया। अगला हमारा बी स्टैम्प है। अब हमको फटाफट से बताओ इसकी लेंथ कितनी है, 2, और इसकी ब्रेथ कितनी है, 1 2 3 4 2 ज़ा 8, कितना है हमारा, 8 स्क्वायर्स है इसमें। तो हमारा जो क्वेश्चन ए था इसका आंसर ये होगा कि स्टैम्प ए में तो हमारे 18 स्क्वायर्स थे और स्टैम्प बी में कितने हैं, हमारे 8 स्क्वायर्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच 2 स्टैम्प हैव द सेम एरिया। बहुत सारे स्टैम्प दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से सेम एरिया किसका है। तो हमने 2 का तो निकाल लिया, 18 और 8 इसका था। अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी की लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना है हमारा, 3 2 ज़ा 6। इसका कितना है एफ का, 1 2 3, ये हमारी 3 इसकी क्या है, लेंथ है और 4 इसका ब्रेथ है। तो ये हमारा 3 4 ज़ा 12, क्लियर। ये है हमारा स्क्वायर, साइड इनटू साइड, 2 2 ज़ा 4, ये हमारा 4 है इसका एरिया। 1 2 3 4, ये हमारी 4 इसकी लेंथ है और 3 इसकी ब्रेथ है, ये 4 ये 3, कितना हो गया हमारा, 4 3 ज़ा 12। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ का एरिया सेम है। तो आपने देखा हमने कितनी जल्दी फटाफट से फॉर्मूला लगा के सारे स्टैम्प को काउंट कर लिया, सारा एरिया निकाल लिया और बहुत ही जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था कि विच 2 स्टैम्प हैव द सेम एरिया, तो इसका आंसर होगा डी एंड एफ हैव द सेम एरिया। अगला क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, फ्रैक्शंस में हमको पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, लेकिन सभी फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम होती है। अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/7। बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आप हमेशा ध्यान रखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 5 × 2 एंड 7 × 2, कितना आया, 5 2 ज़ा 10 और 7 2 ज़ा 14। इसका अगला कौन सा होगा, सेम नंबर है 5/7, इसको हम 3 से करते हैं, इसको भी हम 3 से करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 7 3 ज़ा 21। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इनको छोटा करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, इसको हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। एक बार 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। तो यहाँ पर भी क्या आया हमारा 5/7। अब हमारे ये क्या है, न्यूमरेटर क्या है 15, डिनोमिनेटर क्या है 21। इसको हम छोटा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहली वैल्यू भी 5/7 है, नेक्स्ट वैल्यू भी हमारी 5/7 है, नेक्स्ट वैल्यू भी हमारी 5/7 है। तो इसको कहा जाता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगला क्वेश्चन है रानीज मंथली सैलरी इज 10,000, शी स्पेंड 7,400 एंड सेव्स द रेस्ट, हाउ मच अमाउंट डिड शी सेव इन अ ईयर। तो देखिए बच्चों, अगर इस टाइप के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप एक एक जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे कि मंथली सैलरी कितनी है 10,000, खर्च कितना कर रही है वो 7,400, अब वो बचा कितना रही है और वो पूरे साल में वो कितना बचाएगी। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसकी मंथली सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी उसकी 10,000 है। चलो ये तो हमको क्लियर हो गया, मंथली सैलरी उसकी होगी। अब वो स्पेंड कितना कर रही है, वो कर रही है 7,400। अब हमको निकालना है कि उसकी मंथली सेविंग कितनी है, वो महीने में इतना खर्च करने के बाद में वो कितना बचा पा रही है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सैलरी में से, 0 से 0, 0 से 0, 10 में से 4 गया कितना बचा 6, 9 में से 7 गया कितना बचा 2। ये इसकी है सेविंग एक महीने की। अब हमको उसकी पूरे 12 महीने की निकालनी है, 12 मंथ की निकालनी है, एक साल की निकालनी है। तो क्या होगा 2600 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं इसको मल्टीप्लाई। ये हमने लिखा 12, 2 0 0, 2 0 0, 6 2 12, 2 2 4 5, 1 0 1 0 1 6 एंड 1 2। तो ये 0, ये 0, ये 2, 6 + 5 कितना हुआ 11 और ये 3। तो अब उसके जो पूरे साल भर की जो सेविंग है वो कितनी है 31,200 रुपीज़। क्लियर। अगला क्वेश्चन है मोहनलाल डिवाइडेड इज फिल्ड इनटू 9 इक्वल पार्ट एंड ग्रू डिफरेंट फ्रूट ऑन इट। तो मोहनलाल का खेत है और अपने खेत में उसने 9 इक्वल पार्ट में अलग अलग टाइप के फ्रूट उगाए। कौन कौन से,
बनाना, ऑरेंज, बनाना, ये मैंगो, ग्रेप, गुआवा, ग्रेप्स, बनाना एंड मैंगो। क्लियर? कितने पार्ट्स हैं? 9 इक्वल पार्ट हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो ऑरेंज। पूरे 9 पार्ट में उसने कितने पार्ट पर ऑरेंज उगाया? तो आप देख सकते हैं कि केवल एक ही पार्ट पे, तो 1/9। क्लियर? अगला क्वेश्चन है विच फ्रूट ऑक्यूपाई द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड। सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रूट है? तो हम देख सकते हैं कि कौन सा है, बताइए। 1 2 3 बनाना। तो बनाना वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा पार्ट उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। अगला क्वेश्चन है शेड 3/4 ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन हियर, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन इट। आपको बताने की टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं और उनमें से आपको 3/4 को शेड करना है। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में? 12 ट्राइंगल्स हैं। आपको 3/4 को शेड करना है। तो 12 का 3/4 कितना होता है? 12 को करते हैं डिवाइड, अब इसको करते हैं हम 3 3 3 ज़ा 9। तो 12 का 3/4 कितना होता है? 9 होता है। तो हम इन 9 ट्राइंगल्स को क्या करेंगे? शेड करेंगे। क्लियर? आपको समझ में आ चुका है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। हमारा अगला सेक्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है इफ़ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 40 मीटर देन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी। आपसे कहा जा रहा है कि किसी स्क्वायर की, ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। किसी स्क्वायर का पेरीमीटर 40 मीटर है तो स्क्वायर की हर एक साइड की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर के पेरीमीटर का 4 इंटू साइड। यहाँ पे 4 का मतलब क्या है? क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है? टोटल 4 साइड्स होती हैं, इसलिए हमने फॉर्मूले में 4 लिखा। पेरीमीटर कितना है? 40 है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे? 40 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारी टोटल 4 साइड्स होती इसीलिए। अब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे कितना आया? 10 आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक साइड कितनी आई? 10 मीटर। तो इसका आंसर होगा हमारा 10 मीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा 75 पैसा इज इक्वल्स टू डैश ऑफ ₹1। आपसे कहा जा रहा है कि 75 पैसे 1 रुपये के कितने बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अब हमको क्या करना है? 75 पैसे को 100 से डिवाइड करना है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 15, 5 15 जा 75 और ये हो गया 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इसका मतलब ये हुआ कि 75 पैसा 1 रुपीज़ के 3/4 पार्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है काउंट द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर। आपको फिगर दे रखा है, आपको बताना है कि इसमें कितनी सिमेट्री लाइन्स होती हैं। सिमेट्री लाइन्स का मतलब क्या होता है? वो लाइन्स होती हैं जो किसी फिगर को बराबर 2 पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे कि हम बात करें इस लाइन की, जैसे लाइन ए है, ये लाइन बी है और ये लाइन सी है। तो लाइन ए इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर हम लाइन बी की बात करें तो ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सॉरी, सी यहाँ पे नहीं होगा, सी यहाँ पे होगा। और अगर हम लाइन सी की बात करें तो वो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इस पूरे फिगर में कितनी सिमेट्री लाइन्स हैं? 3 सिमेट्री लाइन्स हैं, ए, बी एंड सी। नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट यूजिंग 0 2 5 9 7। इस नंबर को यूज़ करके हमको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है इसमें? 9, देन 7, देन 5, देन 2, देन 0। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऑब्जर्व द प्राइस लिस्ट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग। ये आपके सामने प्राइस लिस्ट दे रखी है और ये आपको इनका कॉस्ट निकालनी है। आइटम और प्राइस इन रुपीज़ पर केजी। पर केजी का मतलब होता है 1 किलो के ऊपर इनकी कितनी कॉस्ट है। टोमेटो 1 किलो कितना है? 14 रुपीज़, पोटैटो 10 रुपीज़, ओनियन 12 रुपीज़। अब हमको निकालना है 2.5 ऑफ टोमेटो। 2.5 केजी टोमेटो कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोमेटो की 1 केजी की कॉस्ट कितनी है ताकि हमको पता चले, 14 रुपीज़। अब हमको निकालनी कितने पे है? 2.5 केजी के निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 केजी के लिए निकालेंगे। तो 14 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको यहाँ पे 2 केजी की निकालनी है। 1 की 14 थी, 2 की निकालने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब हमको हाफ केजी की निकालनी है ना। देखिए बच्चों, हमको पता था कि 1 केजी की कॉस्ट 14 रुपीज़ है। तो 14 का 1 केजी का हाफ कितना होता है? हाफ केजी। तो 14 का हाफ कितना होगा? 7 रुपीज़। अब जब हमको 2 केजी का निकल चुका है और हमको हाफ का निकालना है तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा? 8 + 7 कितना होता है? 15। और ये हमारा हो गया 35 रुपीज़। तो 2.5 केजी टोमेटो की कॉस्ट होगी हमारी 35 रुपीज़।
अगला क्वेश्चन है हमारा 4 kg ऑफ ओनियन। ओनियन का 1 kg कितने का है, देखिए बताइए प्राइस लिस्ट में 12 रुपीज़। क्लियर। अब हमको 4 kg का निकालना है, तो कितना होगा, 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर 4 kg का निकालना है। अगर 2 का निकालना होता तो हम 12 को 2 से करते, 3 का निकालना होता तो हम 3 से करते, लेकिन यहाँ पे 4 का निकालना है। 4 2 8, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे हमारा 4 kg ओनियन की कॉस्ट आई ₹48। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा वॉन्ट्स टू फेंस हिज रेक्टेंगुलर फील्ड, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड आर 17 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ कितनी है 17 मीटर और ब्रेड कितनी है 12 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हमको पता है कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें लेंथ कितनी है, लेंथ दे रखी है 17 मीटर और ब्रेड कितनी है 12 मीटर। क्लियर। हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो हमको पता है इसका फॉर्मूला 2 × L + B। अब बताइए मुझे L कितना है, L हमारा 17 और B कितना है हमारा 12। क्लियर। अब 2 पहले हमको पता है क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये हमारा आया 29। अब 2 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 9 × 9 = 18 और ये हमारा है 58। क्लियर। अब 58 मीटर हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द फेंस इज 50 पर मीटर, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फेंस राजास फील्ड। अब इसने कहा है कि फेंसिंग का पर मीटर का 50 रुपीज़ है। हमारा कितना मीटर था, 58 मीटर है। तो देखिए 1 मीटर का 50 रुपीज़ है, तो 58 मीटर का कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 58 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं इसको फटाफट से, 58 ये हमारा 50 0 0 5 8 = 40 5 5 25 25 + 4 कितना हो गया 29। ये हमारा हो गया 2900 रुपीज़। तो 58 मीटर के लिए फेंसिंग की कॉस्ट कितनी आएगी 2900 रुपीज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द एंगल एंड राइट द नेम ऑफ द एंगल। बच्चों आपका डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो एंगल्स वाला आएगा ही आएगा। तो आपको एंगल दे रखे हैं 45 डिग्री एंड 125 डिग्री। आपको पहली बात तो इनको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, उसके बाद में उनका नाम भी लिखना है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ आपको कैसे बनाना है। आपको अपना प्रोटेक्टर लेना है जिसको आप डी कहते हैं, आपको उसकी हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और फिर आपको ये नीचे वाली स्केल देखनी होती है, डी के नीचे वाली स्केल देखनी होती है। अब आपको चेक करना है कि 45 कहाँ पर है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है, ये 45 डिग्री है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे स्केल की हेल्प से, और ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। क्लियर, ये हो गया आपका 45 डिग्री एंगल। और ये कौन सा एंगल है, ये आपका है एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 125 डिग्री का है। तो ये आपका 125 डिग्री कैसे ड्रॉ करना है हम देखते हैं। वापस हमको क्या करनी है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमको क्या करना है, नीचे वाली स्केल देखनी है। ये आपका 125 यहाँ पर आया, ये 125 डिग्री एंगल है। अब आपको स्केल की हेल्प से ये लाइन ड्रॉ करनी है। मेरे पास स्केल नहीं है सो लाइन स्ट्रेट नहीं है। ये आपने एंगल ड्रॉ किया, तो ये कितने का एंगल है आपका 125 डिग्री का एंगल है। और ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये किससे 90 से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।